I have solved question number 6. Ask question 7 to 10 में कोई पहले पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में कोई क्वेश्चन पहले पूछो जी, कौन बता दें। इसमें है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज एनी टर्म और गिवन दिया हुआ है। इसमें कौन सा क्वेश्चन बता दें। सर बन गया था सर। दे रहा है, इसमें बन गया था, फिर भी एक आध को बता देते हैं। कौन बता दे जो इसमें को और किसी से नहीं भी बना होगा बहुत बच्चों। इसमें सबसे कठिन कौन लगा, एक आध को बता देते हैं। सब बन गया था टोटल, बहुत से नहीं बना होगा और नहीं पूछता है। तो एक 10 बता देते हैं। देखो एक कम से कम 10 देख, कौन सा 10 कौन सा बता दें। 10 सर 9 ठीक है। हाँ क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं, बहुत बच्चे बनाए होंगे, बहुत से नहीं बना होगा, तो पूछना है। ठीक है। गिवन क्या है, एन टर्म है। n इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर n -1 टू द पावर n-1 इंटू n क्यूब। और A9 फाइंड करना है। We have to find A9। यही ना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लियरली A9 मतलब we put 9 for n। यहाँ अगर पुट करते हो तो A9, तो we have to put 9 wherever n। तो this is equal to -1 to the power 9 -1 into 9 और पावर क्यू हो जाएगा। -1 टू द पावर कितना हो गया 8 और इंटू 9 पर पावर 3 का मतलब कितना 9 इंटू 9 इंटू 9 और -1 पर इवन पावर हियर -1 टू द पावर 8 मीन्स 1। बताए थे ना कल, if we raise -1 by even power then it will be 1। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, इसको इंटू करो। 1 इंटू 81 हो गया और 9 से इंटू करो। 81 इंटू 9 हो गया और 9 8 72 72। ऐसे बनाना। अच्छा 10 बन जाएगा ना 10। यस सर बन जाएगा। अच्छा अब इधर देखिए, तो इसके बाद वाला आप देखिए। पहले 11 to 13 3 क्वेश्चन है। इसको उतारो जी। 11 to 13 इसमें से 11 to 13 पूछिए। जो बना है उसमें से कौन सबसे कठिन लगा, और जो नहीं बना है जो पूछो। सर 13 नंबर बता दें। 13 A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2 क्या गिवन है। गिवन हाँ क्वेश्चन क्या पहले पढ़िए ठीक से समझिए। कहता है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज निकालना है। यही इसमें सीरीज फाइंड भी करना है। दो क्वेश्चन है। तो 13 में गिवन में लिखिए A1
is equal to A2 is equal to 2 and AN is equal to AN minus 1 यहाँ है -1 अलग n greater than 2 ऐसे। तो 5 टर्म्स पहले निकालना है, इसके बाद सीक्वेंस निकालना है। क्वेश्चन ठीक से देख लीजिएगा। हम putting is equal to 1 2 3 4 and 5 we have क्या हो जाएगा यहाँ 1 लिख लीजिए A1 n for 1 for n, so we put on right side also 1 for n। तो हाँ लेकिन देखो यहाँ कंडीशन A1 बराबर A2 तो दिया हुआ है, A1 A2 दोनों दिया हुआ है, तो उसको से छोड़ दो। यहाँ 2 से बड़ा देना है, तो कितना है 2 से बड़ा 3, 2 से बड़ा कितना नेचुरल नंबर हो गया 3। तो अब यहाँ 3 के है तो इधर भी 3 देना होगा। तो क्या लिखेगा A3 minus 1 -1 कितना हो गया A3 minus 1 A2 -1 और A2 कितना दिया हुआ देखो यहाँ 2 दिया हुआ, 2 minus 1 कितना हो गया 1। अच्छा A4 देखो A4 कितना होगा, इसमें लिखो A4 यहाँ हो गया तो यहाँ भी 4, तो A4 -1 कितना हो जाएगा A3 -1 और A3 देखिए यहाँ निकाल दिए है ना, इसलिए A3 यहाँ भी लिख दो ना। A3 का वैल्यू कितना लेना है 1, देखो यहाँ 1 -1 हो जाएगा ना, तब 0 हो गया। अच्छा A5 देखो कितना हो जाएगा A5, तो A5 -1 -1 इसका मतलब A4 -1, A4 0 हो गया, 0 -1 बराबर -1, इतना ही ना हो गया। ये वाला चेक कर लो ठीक से, A4 4 -1 3 -1, तो 3 का वैल्यू तो 1 है, तो 1 -1 0, ठीक है। तो ये हो गया 10 फर्स्ट 5 टर्म्स, और कौन कौन है 2 तो दिया हुआ है, A1 is equal to 2, A2 is equal to 2, A3 is equal to 1, A4 is equal to 0 and A5 is equal to कितना -1। Hence its corresponding series to given sequence is कैसे लिखिएगा 2 2 1 0 -1, इस तरह से आगे तक चलता जाएगा। अब जहां तक जाए n से बड़ा है, n से बड़ा, इस पर ध्यान देना। यहाँ देखो डॉट डॉट क्यों लिख दिया, बिकॉज वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 2, 2 से जहां तक जा सकता है, इसलिए डॉट डॉट 4 को कम से कम डॉट लिख देना, ये आंसर लिख देना। सीरीज में डॉट डॉट कर देना, क्योंकि इसीलिए कि यहाँ क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पहले कहता है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो ये आंसर ये वाला पूरा के पूरा यहाँ हो गया, ये सब पूरा। इसके बाद कहता है फाइंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, सेकेंड पार्ट में डॉट डॉट लिख देगा। 13 बता दिए, अब 14 तो बताना ही पड़ेगा। 14 देखो सर 1 मिनट प्लीज सर।
कौन सा? सर 1 मिनट वेट कीजिए ना, लिख लेते हैं। अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया? यस सर। ये तो बताना ही पड़ेगा, इसको देखिए 14 है। हेलो सर। हेलो सर। फ्रेंड्स, क्या सर की वीडियो आ रही है? नहीं। नहीं। सर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? यस सर। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। देखो, गिवन n इज इक्वल टू a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2, तो क्या कह रहा है कि
इतना दिया हुआ, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जो 4 वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। 2 तो दिया हुआ है, 2 से बड़ा वैल्यू देते हैं 3। A3 इक्वल टू A3 लिखिए, A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2 A2 प्लस A1। A2 A1 कितना है देखो यहाँ 1 1, तो 1 प्लस 1 कितना लिख लीजिएगा 2। ठीक है, A4 देखिए, यहाँ 4 लिखे तो इधर लिखना पड़ेगा A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2 इज इक्वल टू A3 प्लस A2। कितना हो जाएगा? A3 देखो यहाँ लाए थे A3, तो 2 और A1 ऊपर लिखा हुआ है ना 1, A2 देखो 1 लिखा हुआ है 1, कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया। एंड A5 कितना हो जाएगा? यहाँ 5 लिखिए, तो A5 माइनस 1 और प्लस A5 माइनस 2 कितना हो गया? A4 प्लस A3। तो A4 देखो अभी लाए थे यहाँ 3 और A3 2 था, कितना हो गया? 5। ठीक है, तो याद रखना इसको। A3 कितना लिख देगा? सर एक और बता दीजिए। सर एक और सुना दीजिए ना। ठीक है, ठीक है, ये लिखा था एक लाइन ना, ये गिवन केवल लिखे थे, ये वाला था, ये लिखे थे, इसको लिख लो गिवन में। ठीक है, उतारो। हाँ, ये क्या है? यहाँ लिख लो। क्या बेटा? पोर्शन क्या है सर एग्जाम का? पोर्शन देखो जहां तक पढ़ाए थे, ये वाला अजीब है, इसको अगर स्टॉप कर दो, यहाँ स्टैटिस्टिक्स शुरू कर देंगे और इसके बाद परम्यूटेशन कम्बिनेशन भी नहीं पढ़ाएंगे, नहीं आएगा। अलजेब्रा में परम्यूटेशन कम्बिनेशन और सीक्वेंस सीरीज ये वाला हटा दो दिमाग से। ये लेकिन स्टार्ट कर दिए थे तो इतना कर लो, इसके बाद फिर सेकंड टर्म में स्टार्ट करेंगे और स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट कर देंगे। स्टैटिस्टिक और इसके पहले जितना उधर पढ़े हो 5 गो चैप्टर पूरा रहेगा। सेट थ्योरी, फंक्शंस रहेगा, थ्योरेटिकल फंक्शंस रहेगा और कम्प्लेक्स नंबर, फिर एक चीज और का पढ़ाए थे इनइक्वालिटीज, इतने रहेंगे 6 चैप्टर। और सर जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी रहेगा ना? डिलीटेड तो डिलीट हटा ही दिए हैं। तो ना सेकेंड टर्म में कल हम स्कूल गए तब सिलेबस लाए थे, तो उसमें डिलीटेड तो है नहीं, तो हम प्रिंसिपल सर से पूछे थे, बोले डिलीटेड वाला जो है तो वो हटा दीजिएगा, रिवाइज वाला रहेगा। और उसमें जो चैप्टर है पीछे वाला, एक हम सिलेबस बनाए थे पिछले साल में, तो पुराना वाला सिलेबस में फर्स्ट टर्म में स्टैटिस्टिक्स कोई कर दिया, वो चाहता होगा कि परम्यूटेशन हार्ड है, चलो ऐसे उसको पढ़ा दें, हल्का है वो बता देंगे। स्टैटिस्टिक्स जो 10th में नहीं पढ़ी है वही थोड़ा सा अंतर है, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा देंगे, इसके बाद फिर रिवीजन करवा देंगे। सर। ठीक है, मतलब लीनियर परम्यूटेशन से नहीं देंगे। ठीक आएगा? क्या? लीनियर के बाद सीधा स्टैटिस्टिक आ जाएगा सर? हाँ, सेकेंड टर्म में ये हम किए थे, सिलेबस में हम बनाए थे पिछले बार, लेकिन कहाँ न कहाँ गाँव टीचर बनाया था, तो उसको कैसे कैसे छपा के यहाँ ले आया, तो वही चल रहा है, तो हम सोचे कि उसी को कर दे। क्या अभी क्या आएगा ये फर्स्ट टर्म में? इसके बाद लिख देते हैं चैप्टर, अभी कहे तो नहीं सुनाई दिया, चैप्टर लिख देते हैं, इसको कर लो पहले। अभी बोले तो सुना नहीं, कहाँ था अभी? बोले कि परम्यूटेशन कम्बिनेशन और ये वाला चैप्टर नहीं आएगा, यहाँ भर आज भर स्टॉप करो यहाँ।
यहाँ अच्छा के बाद चला स्टेटिस्टिक्स में, तो स्टेटिस्टिक्स चलेगा, उसके बाद जितना अभी तक पढ़ा है सब आ जाएगा। अच्छा अच्छा आज समझ में आया? सुनना ध्यान से, कोई बात बोल, पढ़ाई से इम्पोर्टेंट क्या टीचर बोलता है या कोई आदमी क्या बोलता है उसके बात पर ध्यान देना नेटवर्क चाहिए। नहीं है सर। देखो तो नेटवर्क नहीं है, देखो तो यहाँ तो है बेटा, देखो अब देखो तो ये आ गया A1 A2 A3, इधर लिख देते हैं A3 यहाँ लिख दो। हियर A1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, A2 इज इक्वल टू 1, A3 कितना फाइंड किए A3 इज इक्वल टू 2, A4 कितना किए 3, A5 कितना किए, A5 कितना किए थे देखो 5 है, और A6 भी एक आध गो कर लो। A6 देखिए यहाँ इज इक्वल टू A6 - 1 प्लस A6 - 2, तो कितना होगा A5 प्लस A4। A5 देखो कितना लाए थे 5, A4 लाए थे 3, तो 8 हो गया, तो A6 बराबर 8। ये सब याद रखना। इसके बाद पोर्शन हम तुरंत लिख देते हैं। देखो अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है। नाउ देखो तो an प्लस 1 बाई an फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर देखो तीनों पांचों वैल्यू के लिए निकालना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो 6 देखो ना, 5 + 1 6 हो जाता है, इसलिए यहाँ 6 फाइंड किए थे, याद रखना ये 6। तो इसका वैल्यू अब दो, कितना हो जाएगा फॉर n बराबर 1 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 बाई A1, मतलब A2 बाई A1। A2 कितना है देखो यहाँ 1 है ना, और A2 कितना है A2 1 है और A1 1 ही है, तो 1 बाई 1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब लिखो यहाँ फॉर n बराबर 2, इसके लिए इसका हो गया, और n बराबर 2 इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा an प्लस 1 बाई an, कितना हो जाएगा 2 लिखिए, तो A2 प्लस 1 बाई A2 कितना हो जाएगा जी A3 बाई A2, कितना A3 कितना होगा देखो यहाँ 2 है ना, और A2 कितना है 1 है, ये कितना 2 हो गया। अच्छा, और n बराबर 3, इसके लिए देखिए 3 कितना हो जाएगा an प्लस 1 बाई an, तो कितना हो जाएगा 3 ले रहे हैं, तो A3 प्लस 1 बाई A3 कितना हो गया A4 बाई A3, कितना A4 कितना है देखो 3, और A3 कितना था 2, तो 3 बाई 2 हो गया। ये वाला मैं रिपीट दिस पोर्शन, इसको मिटा देते हैं। तो आंसर याद रखना, पहलका का वैल्यू 1 है ये वाला, और यहाँ लिख देते हैं, और n बराबर 1 वैल्यू आता है इसका। कहाँ तक हो गया 3 तक हो गया, 4 देख लीजिए तो, फॉर n इज इक्वल टू 4 वी हैव A4 we have an प्लस 1 बाई an, इसका ना वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ लिखिएगा कितना A4 प्लस 1 बाई A4 कितना है A5 बाई A4, कितना हो जाएगा A5 कितना है देखो यहाँ 5 है, 5 और 4 कितना था 3 है, ठीक एक ही वैल्यू हो गया। फॉर
n बराबर 5 वी हैव, इसका वैल्यू लिखिए an प्लस 1 बाई an कितना होगा a5 प्लस 1 बाई a5 कितना होगा a6 बाई a5, a6 देखो यहाँ लाए हैं 8 बाई और 5 कितना है 5 यही है। तो आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू इतना फॉर इतना, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, हेंस इट्स रिक्वायर्ड वैल्यूज, मतलब इस सीक्वेंस का वैल्यू सीक्वेंस ही है, रिक्वायर्ड वैल्यूज रिक्वायर्ड सीक्वेंसीज लिख सकते हैं। कौन कौन 1 था पहले का, इधर देखो लिखे थे, और n बराबर 1 a1 1 था तो 1, और इसका a2 फॉर n बराबर 2, उसको मत लिख देना आंसर में, इसका वैल्यू निकालना था। a2 कितना आया था 2, देखो यहाँ पर 2, a3 कितना आया था देखो यहाँ 3/2 3/2 था, a4 कहाँ लिखे थे देखो यहाँ ये 5/3 5/3, और a5 क्या लिखे थे 8/5 इस सीक्वेंस है। जो भी फॉर्मूला nth रहेगा ना nth टर्म का मतलब वो सीक्वेंस है, फंक्शन के टर्म में है। क्योंकि देखो फंक्शन कैसे पढ़ा था f(x = x², x1 if we put x = 1 x² = 1, if we put x = 2 x² 2 × 2 4 हो गया। उसी प्रकार fn यहाँ है, इन द सेम वे fn सीक्वेंस क्या फंक्शन f⁴n, मतलब n से इसका इमेज मिल रहा है, मतलब क्या हो गया सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस इट्स ऑल टर्म्स आर द रेंज ऑफ द सीक्वेंस विच इज द फंक्शन। सीक्वेंस फंक्शन उसका डोमेन क्या होगा, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is a set of natural number or its subset and range is real number or subset of real number, है ना। तो हमेशा सीक्वेंस जो टर्म्स होंगे डेफिनेटली कोई ना कोई रियल नंबर होगा, लेकिन उसका डोमेन क्या होगा, हमेशा नेचुरल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 5, और ये सब जितने आए 5 जो लिखा है ये सब रेंज आया उसका, तो रेंज के ही फॉर्म में है ना, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रेंज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आज समझ में बात, इसको लिखो तो हाँ पोर्शन लिख देते हैं, फारसी पोर्शन लिख लो, कंफ्यूजन करते हो लिख देंगे तो व्हाट्सएप पर ना भेजना पड़ेगा। नो सर, क्लास करता होगा सर भेजना पड़ेगा क्योंकि बच्चे बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं। भेजना पड़ेगा। 24 ही स्टूडेंट्स है, आप 2 सेक्शन पढ़ाते हैं। वो डेली हाँ, रहता है ना, वो सब नहीं ज्वाइन करते हैं। न करता तो फेर में मिल पड़ेगा, जाएगा। ना ज्वाइन करता है तो कुछ करेगा थोड़े हो, कौन फेरा में सब है, अब कैसा गार्जियन है। मैथ कम से कम पढ़ने देना चाहिए, थोड़े समझ में आएगा, बिना कंसेप्ट के इधर उधर नहीं समझ पाएगा। कहीं कोचिंग में चले जाएगा तो एक को लाइन आएगा समझ में। आपको शुरू दिन फर्स्ट डे बताए थे कि यू मस्ट हैव बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 11th एज वेल एज 12। दोनों क्लास का बेसिक कंसेप्ट अगर कर लिए एनसीईआरटी से ना तो कोई नहीं रोकेगा आईआईटी, न तो कभी ना होगा। कितनों कोचिंग पढ़ने से नहीं होता, सेल्फ स्टडी खूब करो, कंसेप्ट क्लियर करो। यहाँ कितनों पढ़ेगा उससे ना होता है, जो बच्चा खुद पढ़ता है खुद कंसेप्ट क्लियर करता है ना उसको आता है। तो कंसेप्ट होगा एनसीईआरटी से ही दोनों क्लास में, एग्जाम्पल का एक्सरसाइज का बनाएगा। इसके बाद कहीं से कोई दे यू कैन सॉल्व, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व, पक्का आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि 11 के बच्चे मैथ है, कमजोर माइंड किसी का ना होता है ना, मैथ नहीं लेता ही नहीं, भाग जाता बायोलॉजी और कॉमर्स में। मैथ पढ़ता है भोंदू लड़का। ठीक है, पोर्शन देख लीजिए। हाँ, इसी बात को हमेशा याद रखिएगा, कीप इट ऑन। क्या बोले हैं,
you must have basic concept here. Here I follow the NCERT book that is in class 11th and 12th. मतलब you have to do all the problems of exercise of each chapter of NCERT as well as examples. इतना करने के बाद you can make a revision from any of the books. कोई जो आपको इच्छा है कोई किताब लेना। आर एस अग्रवाल तो है, गैल गुजराल सब है, तो मेरे पास दुनिया भर किताब 12 को आज पढ़ाएंगे हम। देखें आर एस अग्रवाल कोई कर्म के नहीं है, बोर्ड क्वेश्चन लेकिन आज पढ़ाएंगे उसको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको भी जरूरत पड़ता। अच्छा तो ठीक है, इसका पोर्शन लिख लीजिए। इतने बात याद रखेगा जो हम बताते हैं पढ़ाई से ज्यादा क्या करने कहते हैं उसको फॉलो करो। सुनेगा नहीं वो, जिसके पर विश्वास है उस पर पूरा विश्वास करो। देखो पोर्शन ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम 2020 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 11 A&P। पहला में देखो सेट, दूसरा रिलेशंस एंड फंक्शन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, चौथा प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं जो हटा दिया उसके फेर में मत रहना। सीबीएसई नहीं कहा तो अपन मन से कैसे पढ़ाएंगे। अपने मन से पढ़ाने वाले बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन प्रेस करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा लीनियर इनइक्वालिटीज। और छठा अभी जो पढ़ा रहा है स्टैटिस्टिक्स पढ़ा देंगे कल से, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, खत्म हो गया क्या है? लिख लिया है तो Yes, sir. लिख लो। ये 6 चैप्टर, Yes, इसी 6 चैप्टर उस लड़का को नहीं पता लग रहा था कि क्या हम बोले कि एक चीज पढ़ाएंगे, वो 2 चैप्टर अलजेब्रा वाला छोड़ दो, वो एनुअल में पूछेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज। आज पढ़ाए वहां तक स्टॉप कर दीजिए इसको। इसके बाद ये सब इस वाला पढ़ा देंगे कल से, इसके बाद फिर रिविजन करवा देंगे। इसमें जो चैप्टर कहना कि कठिन लगा सर उसको फिर से रिविजन करवा देंगे। फिर आई सॉल्व सम इम्पोर्टेंट, हाँ आफ्टर दैट आई सॉल्व सम इम्पोर्टेंट टारगेटिंग, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टारगेटिंग हाफ ईयरली एग्जाम। कुछ उससे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन और हम बताएंगे एक्स्ट्रा।